हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी फार्मा क्लासेस। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये हम जो यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं बी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग फिनॉल्स, उसका फोर्थ लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन सेकंड लेक्चर में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिनॉल्स के और उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। और मतलब कि उसको हमने ये प्रूफ किया था कि ये हमारा कोई भी कंपाउंड अगर XYZ हमको दिया गया है, तो अगर किसी ने बोल दिया कि इसको आइडेंटिफाई करो कि ये हमारा फिनॉल कंपाउंड ही है या फिनॉल डेरिवेटिव है, तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे। तो उसके कई हमने नेम रिएक्शन भी पढ़े और कई अदर रिएक्शंस भी हमने उसके पढ़े हैं। इसके बाद में हम क्या पढ़े हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़े हैं, जिसको हम यही नेम रिएक्शन जो बोल रहे हैं, जिनसे हम कंफर्म कर रहे थे कि वो फिनॉल कंपाउंड है, वही हमारे क्या होते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट के नाम से हमारे सिलेबस में दिया गया है। देन हमने कुछ क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स की स्टडी की थी, कुछ मतलब एग्जांपल्स बताए थे कि जो प्लांट सोर्सेज से हमें मिलते हैं फिनॉल्स, जैसे कि रेसोर्सिनॉल हो गया, क्रिसॉल है और यूजिनॉल है। ये सारी चीज़ें प्लांट सोर्सेज से जो भी थी हमारे, ये सब पढ़ा था। आइसोयूजिनॉल हो गया, तो थाइमॉल, ये सभी हमारे क्या हो गए, प्लांट सोर्स से प्राप्त होने वाले हमारे फिनॉलिक कंपाउंड्स हो गए। और उनको हमने बता दिया था कि वो कौन से प्लांट सोर्स से मिलता है और उसका हमारा केमिकल नेम क्या है, ये चीज़ भी बता दिया था, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि हमको फिनॉल, क्रिसॉल, रिसोर्सिनॉल और नैप्थॉल्स के स्ट्रक्चर और उसका यूज़ बताना है। तो यूज़ अभी नहीं बताया था मैंने सारे का, लेकिन इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। देन उसके बाद में और क्या चीज़ पढ़ ली थी हमने, कुछ इंडस्ट्रियल मेथड्स भी पढ़ लिए थे कि इंडस्ट्री में कैसे हमारे फिनॉल की सिंथेसिस की जाती है। और दूसरी लेबोरेटरी जो हम अगर देख रहे हैं, लेबोरेटरीज़ में कैसे, किस बेसिस पे इसकी सिंथेसिस होती है, क्या स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाता है, कैसे कैसे उसकी रिएक्शन होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा, आज जो है फर्स्ट टॉपिक जो फिनॉल कंपाउंड में इस चैप्टर में दिया हुआ है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिनॉल्स पे, फिनॉल्स की क्या है एसिडिटी, क्या है और उसका एसिडिक नेचर कैसा है, ये चीज़ स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं अपने। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक सेकेंड। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, कन्वर्ट होते हैं पहले अपने सॉल्ट्स में। लिख देते हैं डेफिनेशन, फिनॉल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर salts by aqueous hydroxide but not by aqueous bicarbonates। मीन्स जो हमारे फिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी फिनॉल्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, सॉल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, किसके थ्रू, एक्वस। अगर हम एक्वस हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगर ले रहे हैं, मीडियम ले रहे हैं, तो ये सॉल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। बट अगर हम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं तो ये एक्वस बाइकार्बोनेट से नहीं कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू द फ्री phenols by aqueous minerals, acids, carboxylic acid एंड, और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड। ओके, ये हो गया। अब हम एक यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं सिंपल सी, ये दो कंपाउंड्स लिख रहे हैं, एक ROH और दूसरा लिख रहे हैं ArOH।
मीन्स ये क्या हो गया, ROH मीन्स ये एक अल्कोहल है, और AROH क्या है, एक फिनॉल कंपाउंड है, या फिनॉल का जनरल फार्मूला है ये, है ना, ये फिनॉल का जनरल फार्मूला हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा एरोमेटिक ये जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, मतलब फिनॉल जो हमारा है, ये जो है मोर एसिडिक है। फिनॉल हम ऐसा डायरेक्ट बोल दे रहे हैं अभी कि फिनॉल जो है, फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। अब ये क्यों एसिडिक है, मीन्स कि ये एक H+ डोनर है, सीधी सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अल्कोहल भी हमारा एसिडिक ही है, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फिनॉल जो है मोर एसिडिक है देन अल्कोहल। अब ये क्यों है, क्योंकि ये एक H+ डोनर है। साथ में ही ये क्या होता है कि इसमें एक एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, इसमें रेजोनेंस होता है ना। रेजोनेंस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। डीलोकेलाइजेशन मीन्स उनका मूवमेंट हो रहा है ना। अब जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। सपोज हमने पहली रिएक्शन करवाई है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल अगर कर रहे हैं, अगर हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल देखते हैं तो सपोज हमने यहाँ पे R की जगह पे, अल्किल ग्रुप की जगह पे मिथाइल ले लिया, CH3OH, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से भी बता सकते हैं। 3 हाइड्रोजन लग गए, और इसी के साथ में क्या हुआ कि यहाँ से H+ इसमें से रिलीज़ हुआ, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा प्लस H+ हो गया। मतलब जो हमने मीडियम लिया था उसमें, उसके अंदर ही H+ अपना रिलीज़ हो चुका है, और O जो है वो माइनस चार्ज के साथ में है। अब क्या होगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इधर की तरफ को मूव ऑन करेगा, शिफ्ट होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, जो यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, या हम बोलें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये इस तरफ शिफ्ट होगा। बट कार्बन पे ये वैलेंसी इसमें मतलब ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कार्बन, है ना, क्योंकि तो उसके तो ऑलरेडी बॉन्ड पूरे हैं, तो वो 5 ये डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा। ऐसा ना होने की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, वो आयनिक फॉर्म में ही है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा फिर से, और क्या होगा अल्टीमेटली फिर से वही हमारा CH3OH। मीन्स ये मीडियम जो है बहुत कम कंडीशन ऐसी होती है कि ये एसिडिक हो पाता है, वरना ये एसिडिक नहीं हो पा रहा है, अपने आप को मीडियम को एसिडिक नहीं बना पा रहा। और जब ये नहीं हो रहा है, तो अगर हमने मान लो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए थे शुरुआत में अल्कोहल के, तो नेक्स्ट अल्कोहल इस प्रोसेस के लिए मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। एक जब आगे अपनी प्रोसेस में बढ़ जाएगा तभी नेक्स्ट जाएगा, उस लाइन में आगे बढ़ेगा। तो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, इस कंडीशन में नहीं आ पा रहा है, तो रिएक्शन मिक्सचर जो हमने लगाई है वो अल्कोहलिक नहीं हो पा रही। ये बात हो गई रिएक्शन ऑफ अल्कोहल की, मतलब यहाँ पे हमने एसिडिटी चेक कर ली। अब हम चेक करते हैं फिनॉल की। रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इसमें क्या है कि अगर हमने सपोज एरोमेटिक ये लिया यहाँ पे, और इसको जब ब्रेक किया तो एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, हाइड्रो यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन बन गया अपना, प्लस एक H+ रिलीज़ हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो निगेटिव चार्ज है, मीन्स कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आराम से इस तरफ को मूव कर सकता है, और इसमें डीलोकलाइजेशन मीन्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर कर सकता है। कैसे कर सकता है, और उसी के साथ साथ में क्या होगा कि ये H+ जो है फ्रीली उस मीडियम में घूम रहा है और कंडीशन को एसिडिक बना रहा है। अगर यहीं पे हमने 3 मॉलिक्यूल्स इसके लिए थे जब फिनॉल के, तो जब ये फर्स्ट वाला अपना काम कर रहा है और H+ को रिलीज़ रखा है, तो जो नेक्स्ट वाला फिनॉल है वो भी क्या कहते हैं अब अपने इस स्टेज में आके अपने को ब्रेक करके, और फिनॉल इसका मतलब अल्कोहलिक इसका हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज़ करेगा, और इसको एसिडिक कंडीशन में बना के रखेगा मीडियम को, है ना। तो अब इसके लिए एक मतलब देख लेते हैं रेजोनेंस कैसे होके इसमें होगा। सपोज हमने यहाँ पे लिया, शुरुआत में हमने क्या लिया, यहाँ पे एक फ़िनॉल लिया जिस पे एक ये फ़िनॉल है। अब इसमें क्या हुआ, इसका हमने रिएक्शन किया,
तो क्या होगा कि ये जो है O निगेटिव और प्लस H प्लस जो है वो रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो निगेटिव चार्ज लगा हुआ है ये क्या करेगा कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन इसको यहाँ पे शिफ्ट करेगा। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ऑक्सीजन था इस तरीके से था, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, और जो शिफ्ट वाला है उसको हम शो कर देते हैं इस ब्लैक से ही। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और साथ में यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है ये यहाँ पे अपने आप को शिफ्ट करेगा और इसके साथ में ही फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड डबल बन गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। देन नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि ये जो निगेटिव चार्ज था अपना ये इधर शिफ्ट होगा और उसके साथ में ही हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। फिर नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था वो बॉन्ड बना, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे बॉन्ड बना और ये डबल बॉन्ड है। फिर से रेजोनेंस करते हैं इसका और फिर उसका मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसमें डीलोकलाइजेशन हुआ। ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ था ये वापस से फिर से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर जो देखते हैं कि फिर हमारा जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो ये बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे हमने ऑक्सोनियम आयन ही बनाया था, ऑक्सोनियम आयन ही बनाया था और लास्टली फिर से हमें ऑक्सोनियम ही बना, ऑक्सोनियम आयन ही फिर से बन गया। तो इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस हुआ है, इस स्ट्रक्चर सॉरी ये नहीं, ये वाला जो है ऑक्सोनियम है, यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि पाई बॉन्ड यहाँ पे है और मूव करते हुए इस बार पाई बॉन्ड इस तरफ में शिफ्ट हो गया है, इतना ही डिफरेंस है। तो अगर फिर यही जब साइकिल चलने लग जाएगी तो लास्टली हमें फिर से अगर ये साइकिल पूरी कंप्लीट होके आएगी तो फिर देखेंगे कि हम यही स्ट्रक्चर पा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, जो यहाँ पे ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रेजेंट है अपने, तो ये इसमें अपने रिंग के साथ में ये रेजोनेंस भी कर रहा है और इसका डीलोकलाइजेशन मीन्स रेजोनेंस मीन्स कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो रिंग को स्टेबल भी कर रहा है और अपने आप को भी स्टेबल कर रहा है ये। तो ये क्या है, और इसके साथ में ही H प्लस को इस समय पे क्या हो रहा है कि कोई मौका ही नहीं दे रहा है कि ये H प्लस जो है किसी भी ऑक्सीजन के साथ में जाके यहाँ पे किसी भी स्टेज में बाइंड हो पाए, क्योंकि ये रिंग तो अपने काम में लग गई, यहाँ पे ये रेजोनेंस करना शुरू कर दी, ये अपने में बिजी है, अब इसको इससे मतलब नहीं है। तो ऐसे ही क्या होगा कि सपोज़ हमने इसके 10-20 मॉलिक्यूल्स ले लिए थे फिनॉल के, है ना, शुरुआत में हमने जब रिएक्शन लगाई तो 10-20 मॉलिक्यूल्स इसके ले लिए थे। अब जब पहला मॉलिक्यूल इस तरीके से शिफ्ट होकर अपना रिएक्शन शुरू कर दिया तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी इस स्टेज में आके अपना रिएक्शन आगे को प्रोसीड करेगा। ऐसे में क्या होगा कि हर जो मतलब जो ऑक्सोनियम आयन बनेगा वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा और H प्लस इसमें उतने ही बढ़ते जाएंगे। जितने मॉलिक्यूल इधर से शिफ्ट होंगे ऑक्सोनियम में कन्वर्ट होंगे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होंगे, उतने ज़्यादा उस मीडियम में हमें H प्लस आयन बनते मिलना शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि हमारी एसिडिक कंडीशन जो है वो बढ़ती जाएगी, है ना, एसिडिक कंडीशन जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। देन क्या है कि इस रिएक्शन के थ्रू, नेक्स्ट पे देखते हैं, बाय दिस रिएक्शन मैकेनिज्म मीन्स कि
रेजोनेंस और ड्यू टू एसिडिटी. It gives or it involves in Remer-Tiemann reaction and Kolbe reaction. मतलब ये जो रीमर-टीमैन और कॉल्बे रिएक्शन है, इसमें क्या यही वाला जो फिनोमिना है जो यही इन्वॉल्व होता है, यही वाला मैकेनिज्म इन्वॉल्व है. तो ये जो दोनों ही रिएक्शंस होती हैं, इनमें क्या कहते हैं, जो ऑर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट होता है उसको हम एज अ मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं. वो क्यों करते हैं बता देते हैं. अभी क्या है कि इन these two reactions mainly ortho product is considered as a major product because of intramolecular hydrogen bond formation. मतलब इन दोनों रिएक्शंस में क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगता है. तो वो क्या है कि मीन्स कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है. यहाँ पे हम डायरेक्ट पहले बता रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो रिंग को, मतलब उस कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है. वो कैसे? सपोज हम अगर रीमर-टीमैन रिएक्शन की बात करते हैं, ये रीमर-टीमैन रिएक्शन में क्या है, क्या होता है रीमर-टीमैन रिएक्शन में? इसमें क्या होता है कि हम अगर सपोज यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया, रिएक्शन ही तो करवा रहे हैं, ये क्वालिटेटिव टेस्ट ही है ना रीमर-टीमैन रिएक्शन, फिनॉल को चेक करने के लिए कि फिनॉल है कि नहीं. अब रीमर-टीमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, लास्ट हमने पढ़ लिया है इस वाले रिएक्शन को, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ में एक्वस हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एक्वस NaOH सॉल्यूशन. पहले ही सबसे पहले इस चैप्टर के शुरुआत में एकदम बताया हमने कि एक्वस हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है फिनॉल, बाइकार्बोनेट से नहीं. तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ये पहले हमने रिंग बना ली अपनी, और अब यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है इसका इस तरीके से हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को. दूसरा रीमर-टीमैन रिएक्शन जो होता है इसको हम एल्डिहाइड भी फॉर्मेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, एल्डिहाइड फॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं. मीन्स कि यहाँ पे CHO ग्रुप का फॉर्मेशन होता है इस कंडीशन में. तो क्या होता है, इस CHO को हम इस तरीके से लिख सकते हैं C+O और हाइड्रोजन. तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनने लग जाता है, जिस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, ये क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा, सैलिसैल्डिहाइड. सैलिसैल्डिहाइड या एल्डिहाइड जैसे भी बोले ऐसा. तो ये क्या है, हमारा इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो है क्या होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको. इसमें जो है H+ रिलीज़ नहीं हो पा रहा है और इन दोनों के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है. तो इसकी वजह से कंपाउंड जो है मोर स्टेबल हो रहा है, और जो है हमारा ये रिएक्शन जो है ये क्या करती है, इस वाले फिनोमिना को फॉलो करती है. तो ये तो बात थी हमारी क्या चीज़, एसिडिटी ऑफ फिनॉल. सबको समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं हम इसी में आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. सिलेबस में दिया हुआ है हमारे इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी. इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स
ऑन एसिडिटी। अभी तो हमने पढ़ा कि फिनॉल की एसिडिटी कैसी होती है, क्या होती है, कैसे होती है, ये चीज़ पढ़ा। अब जो है ये पढ़ना है कि फिनॉल पे जो सब्स्टिट्यूशन लगा होगा, ये हमारा जैसे कि ये फिनॉल लगा हुआ है, ये फिनॉल ग्रुप है हमारा, फिनॉल का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर कोई भी हम ऑर्थो, मेटा, पैरा कहीं भी अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन होंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इनके जो भी सब्स्टिट्यूशन होंगे इनमें किसी भी पोजीशन पे, उससे फिनॉल की एसिडिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हमें देखना है। तो पहले कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि फिनॉलिक ग्रुप जो होता है वो एक्टिवेट करता है एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। मतलब यहाँ जो ये फिनॉलिक ग्रुप है, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फिनॉलिक ग्रुप एक्टिवेट्स, फिनॉलिक ग्रुप एक्टिवेट्स एरोमेटिक रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। दूसरी बात कैसे ये, क्योंकि हमने पढ़ा है इसके बारे में कि क्या होता है, बेंजीन में हम ये पढ़ते हैं, उसमें सब चीज़ बताया जाता है। जब ये रेजोनेंस वाली जो बात हुई थी यहाँ पे पिछले लेक्चर में, ये यहाँ पे ये जो रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इट मीन्स कि अगर हम इसकी रिएक्शन सपोज यहाँ पे अगर हम करवाते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल से, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल से तो होगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल मीन्स निगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल तो नहीं जाके अटैच होगा ना निगेटिव चार्ज पे, यहाँ पे कौन जाके अटैच होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फिनॉलिक ग्रुप्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, यहाँ इसी में जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसी की वजह से ही वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक का पॉसिबिलिटी आई, निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो फिनॉलिक ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इसको प्रमोट करता है। देन दूसरा जो है, इंटरमीडिएट्स आर हार्डली कार्बोकैटायंस रेदर देन ऑक्सोनियम आयंस। देखते हैं ये पॉइंट, द intermediates are hardly carbocations but rather oxonium ion in which every atom except hydrogen has a complete octet of electrons। ओके, अब ये दो बात हमने बताई, यहाँ पे दो हेडिंग्स बताई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। मीन्स कि यहाँ पे बात होगी, दो हेडिंग लिख लेते हैं पहले, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स, और दूसरा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है कि अगर
फर्स्ट वाला केस देखते हैं कि अगर जो है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लगा होगा उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे एसिडिटी पे, ये चीज़ देखते हैं। फर्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इसकी बात करें कि हम एक तो डायरेक्ट हम ये बता दे रहे हैं कि ये जो है इंक्रीज़ करता है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये क्यों, कैसे, ये चीज़ आगे डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये एकदम सबको याद ही होगा, 12th की बात है। तो कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं हम। सपोज जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया NO2, क्लोरीन, CN, CHO, एल्डिहाइड और COOH, ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये विड्रॉ करेंगे, मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे, है ना। अब इसमें क्या होगा, इट एनेबल्स द रिंग टू विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिनॉक्सी ऑक्सीजन। यहाँ पे एग्जांपल से बताते हैं हम क्या होगा। जैसे कि हमारे पास ये एक फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है, ये फिनॉल है और इसके ऊपर हमारा कोई एक XYZ हमने मान लिया कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका जब हम फिनॉक्साइड आयन बनेंगे उसके बाद ही रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये H+ रिलीज़ किया इसमें से और ये फिनॉक्साइड बन गया और ये जो है ऑक्सोनियम आयन बन गया हमारा, और यहाँ पे हमारा X जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि इसका क्या नेचर है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने का नेचर है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का नेचर है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहा है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मीन्स कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी वजह से वहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहा है। और यहाँ पे ये जब अपने आप में बिजी रह रहा है तो इसकी वजह से H+ जो यहाँ से रिलीज़ हुआ था वो यहाँ पे अपना मीडियम में बना रह रहा है, और H+ और H+ और H+ इस मीडियम में हमारे इकट्ठा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका मीडियम जो है वो एसिडिक होता जा रहा है ना। तो क्या होगा कि इसका मीडियम जो हमारा एसिडिक होता जाएगा। क्यों हो रहा है ये, इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन की वजह से, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहा है इसकी वजह से, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा सबको। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाते हैं, सपोज़ हमने यहाँ पे NO2 ही लगा दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि NO2 जो है इलेक्ट्रॉन इससे लेता रहेगा, इस ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑक्सीजन जो ऑक्सोनियम आयन है उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को लेता रहेगा। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका, तो कैसे होगा। अगर एक एग्जांपल देखते हैं हम, अगर एक यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम एसिडिक होगा, और चारों ही ग्रुप जो हैं उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसे कि चारों ऑप्शंस कौन कौन से हैं, एक हमने सिंपल फिनॉल लिया है, दूसरा हमने क्या किया, फिनॉल के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे हमने एक NO2 ग्रुप लगा दिया। देन हमने एक क्या लिया, ऑर्थो पैरा के ऊपर एक NO2 ग्रुप लगा दिया, और चौथा हमने क्या किया, मेटा पे लगा दिया, देन पैरा पे लगा दिया। ये हो गया। अब हमें बताना है ये A कंपाउंड है, ये B है, ये C है और ये D है। इसमें हमें ये बताना है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। फर्स्ट अगर हम इस फिनॉल की बात कर लें, सिंपल फिनॉल है ये हमारा क्या है, ऑर्थोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये मेटानाइट्रोफिनॉल हो जाएगा और ये पैरानाइट्रोफिनॉल हो जाएगा।
अब फिनॉल, सिंपल फिनॉल की बात करते हैं, तो जब यहाँ से हम H+ आयन को रिलीज़ कर देंगे तो क्या होगा, इसमें मान लो हमने इसको यहाँ से H+ को निकाल दिया, है ना। अगर हमने यहाँ से H+ को निकाल दिया तो क्या होगा, ये ऑक्सोनियम आयन बन गया अपना। H+ निकाल दिया तो ये ऑक्सोनियम बना, और ये यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुरू किया और अपने आप में ही रेजोनेंस कर रहा है। और हो सकता है कि इसको मौका मिल जाए कि ये रिवर्स में आके इससे बाइंड हो जाए, है ना। यहाँ पे इसकी संभावना रहेगी कि कभी ना कभी तो ये आके बाइंड हो सकता है इससे। सेकंड, अगर हम देखते हैं मेटा पोजीशन की, अगर इसमें डिस्कशन कर लेते हैं तो मतलब ये सबसे लेस एसिडिक है, ये चीज़ हम जान गए हैं। दूसरी बात करते हैं मेटा पोजीशन की, अगर तो हम कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़े तो हम देखते हैं कि कभी भी मेटा को कोई कमी या कोई अधिकता नहीं होती है। मतलब ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने वाला है, ना वो न्यूक्लियोफिलिक, बहुत ही रेयर केसेस में करेगा वो, क्योंकि उसके पास ना कभी निगेटिव चार्ज का भार आता है, ना ही कभी पॉजिटिव चार्ज का भार आता है। वो मस्त आराम से सेफली बैठा रहता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं ये जो हमने पिछला स्ट्रक्चर पढ़ा, तो देख रहे हैं जो भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ऑर्थो पे चार्ज आ रहा है, मेटा पे चार्ज आ रहा है, फिर पैरा पे चार्ज आ रहा है, फिर ऑर्थो पे चार्ज आ रहा है। लेकिन मेटा पे कुछ नहीं, मेटा पे हमेशा जो है जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जितनी डेंसिटी चाहिए होती है उतनी मेंटेन है हर कंडीशन में। सभी कंडीशन में हम देख सकते हैं कि वो बराबर है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। घर का ऐसा प्राणी है जिसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं हम इसको, ठीक है। उसको अपने से मतलब है, अपना फुलफिल है, बस ये चीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सेकंड हमारी बात हो गई कि इसमें भी बहुत ज़्यादा डीलोकलाइजेशन या इसको ये स्टेबल है कि नहीं। अगर ये ऑक्सोनियम आयन बन गया और ये H+ हो गया तो इसको स्टेबल करवाना है कि नहीं करवाना है, उससे ज़्यादा इसको खास मतलब नहीं है। तो दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा मेटा पोजीशन वाला आ जाता है। देन थर्ड के इन अब कौन कौन से बच्चे हमारे, ऑर्थो बचा और पैरा बचा। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ऑर्थो की कंडीशन है, ऑर्थो वाले को अगर हम देखें तो ऑर्थो का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, OH और यहाँ पे OH N O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगता है ना। ये हाइड्रोजन इस तरफ लिखना था। तो क्या होता है कि इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये H+ यहाँ पे डोनेट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। जब इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो ये H+ जो है मीडियम में डोनेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा मीडियम को कम एसिडिक होने देंगे। वहीं अगर पैरा की बात कर लेते हैं तो क्योंकि ये बहुत दूर है, हमारे इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से काफ़ी दूर में है, तो इसमें क्या होता है कि ये इसके साथ में कोई ऐसा इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बना नहीं पाता है। तो यहाँ पे फ्रीली H+ आयन रिमूव होता रहता है आराम से, बहुत सारे, है ना। तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कौन अपना एसिडिक होगा, मोर एसिडिक कौन होगा, मोर एसिडिक हो जाएगा अपना पैरा। देन उससे कम होगा हमारा ऑर्थो, देन उससे कम होगा हमारा मेटा, और सबसे कम होगा हमारा कौन, फिनॉल, जो सिंपली है ना। तो ये क्या बात हो गई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की, कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के जो होता है वो मोर एसिडिक नेचर होता है। क्यों होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ये लगे हुए हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो हमारी इस तरफ को ये इलेक्ट्रॉन्स जो है खींच रहा है और प्रॉपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर करवा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है मोर एसिडिक कॉज करता है अपने मीडियम को। लेकिन वहीं पे ऑर्थोमेटा पैरा की भी कंडीशन हम देख लिए कि सिंपल फिनॉल है तो वो बहुत कम एसिडिक होगा, और अगर हम ऑर्थो पे देखते हैं तो वो पैरा से जो है कम एसिडिक होगा, मेटा से ज़्यादा होगा। मेटा से क्यों ज़्यादा होगा, मेटा क्यों कम होगा, क्योंकि वो जो है ज़्यादा इस रिएक्शन में अपना कोई भूमिका अदा नहीं करता है। और ऑर्थो है तो वो क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वो इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है, इस वजह से ये कम हो जाता है। और पैरा जो है वो फुल्ली इन्वॉल्व होता है, इसलिए जो है पैरा पोजीशन जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सेकेंड है हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स की पहले बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल में हमारा कौन सा आ जाएगा, CH3 हो जाएगा और एमीन लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, ईथर ले लेते हैं। ये सभी क्या होंगे हमारे, और ये जो है लेस एसिडिक हो जाएंगे, किससे, लेस एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, फिनॉल को लेस एसिडिक करेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं ये, इनका जो नेचर होगा ये थोड़ा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जैसे हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए थे, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा रहे हैं। सपोज हमने एमीन ग्रुप लगा दिया, डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे हमने ऑक्सोनियम आयन बना लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। डोनेट मतलब ये खुद ही इसको दे रहा है। अब इसके पास तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑलरेडी इसके पास ज़्यादा था, ऊपर से ये भी इसको डोनेट कर रहा है, इसकी तरफ कोई पुश कर दे रहा है कि ले लो और ज़्यादा ले लो तुम। तो इसके पास इसको अपने आप को स्टेबल करना है। ऐसे में क्या होगा कि जो H+ यहाँ इसके आजू बाजू में मूव कर रहा है, वो भी आके इससे इधर साइड में जो H+ आयन जो भी मूव कर रहे हैं वो क्या करेंगे, आके इससे अटैच होने लग जाएंगे, और इसके वजह से क्या होगा कि मीडियम हमारा एसिडिक कम हो जाएगा। एसिडिक क्या कंडीशन जो होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी, है ना। जो वहाँ पे फिनोमिना है जस्ट उसका अपोजिट है। वहाँ पे क्या हो रहा था, विड्रॉइंग ग्रुप जो है विड्रॉ कर ले रहा था, ऑक्सीजन जितना भी इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो लेते जा रहा था। तो वहाँ पे डिलोकलाइजेशन भी हो रहा था, रेजोनेंस भी हो रहा था, और यहाँ पे डेंसिटी भी उसकी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की थी वो कम हो रही थी, तो हाइड्रोजन को मौका नहीं मिल रहा था कि वो बाइंड हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर ही ये जो हम ग्रुप लगा दिए हैं डोनेटिंग ग्रुप, वही और बढ़ा रहा है डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उससे क्या हो रहा है, H+ आयन उससे जाके बाइंड हो रहा है और कंडीशन को एसिडिक बनाता जा रहा है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लें हम। बता तो दिया ही है एग्जाम्पल, पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। एक 4 ऑप्शन दिए, उसके बाद उसको देखते हैं हम। सपोज यहाँ पे एक फिनॉल लगा हुआ है, दूसरे में हमने ऑर्थोमेटा पैरा वाला मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं। एक तो एमीन का देख लिया, दूसरा CH3 ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को तो इसके साथ में ही पुश कर रहा है कि ऑक्सीजन पे ही इसकी डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि और यहाँ पे कोई ऐसा बॉन्डिंग वगैरह नहीं होती है ज़्यादा, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा जो होता है, पैरा मिथाइल जो रहेगा, पैरा मिथाइल फिनॉल, ये दोनों जो है पैरा मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो या पैरा मिथाइल फिनॉल जो होंगे वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, और उन लगभग मतलब दोनों बराबर होंगे, और उसके बाद में मेटा हो जाएगा, और उसके बाद में हमारा सिंपल फिनॉल हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। जिस किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर क्वेश्चन कर लें हमसे, यहीं अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। और देखते हैं कि इस वाले चैप्टर में अब लगभग सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगर इसमें कुछ भी कोई भी टॉपिक बचा होगा तो हम उसको ज़रूर एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे। और पढ़ते रहो सब लोग। इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।